हेलो फ्रेंड्स, शुरू कर रहे हैं आज एक नया लेसन 12th क्लास केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, अपने एक सामान्य बात से शुरू करते हैं रासायनिक बलगतिकी और पता करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। चलिए बच्चों, एक आपके पास पात्र है, उसके अंदर यदि आप क्रिया कारक मिलाओ दो, ए और बी, क्या मिलाओ? अभिकारक या क्रिया कारक मिलाने पर कहता है कि यदि किसी पात्र में आप दो अभिकारक ए और बी मिलाओ तो आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बच्चों? पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, प्रश्न नंबर 1 आएगा कि इन दोनों में अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, कि रिएक्शन जो है इनमें होगी या नहीं होगी। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा, दूसरा क्वेश्चन वो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 वो आएगा कि यदि अभिक्रिया होगी, यदि अभिक्रिया होगी तो किस सीमा तक होगी, किस सीमा तक होगी। क्या मतलब है इसका कि अगर अभिक्रिया होगी तो कितने परसेंट पूर्ण होगी? कि 70% क्रिया कारक उत्पाद में बदल जाएंगे, 50% बदलेंगे, 90% बदलेंगे, मतलब किस सीमा तक पूर्ण होगी? आपको ये दूसरा प्रश्न दिमाग में आएगा। तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में क्या आएगा जब दो आप अभिकारक मिलाओगे कि ये अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, कितने समय में पूर्ण होगी। ठीक है, या हम कहें कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ये तीन जो प्रश्न, सामान्य से प्रश्न जो है वो आपके दिमाग में आएंगे कि जब दो अभिकारक आप आपस में मिलाओगे तो आपके दिमाग में जो तीन क्वेश्चन आएंगे वो आपके सामने लिख दिए हैं बच्चों। ठीक है, अब इनका आंसर जो है वो हमें कैसे मिलेगा? आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 जो है वो कौन देता है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है इस बात का उत्तर देती है कि जब दो क्रिया कारकों को आपस में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी ये उत्तर कैसे देता है बच्चों? ऊष्मागतिकी ये उत्तर देता है कि ऊष्मागतिकी के पास एक पद है जिसका नाम है डेल जी। इसको कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, डेल जी। अगर इस डेल जी का मान ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया होगी। कि दोनों अभिकारकों को आपने मिलाया और उसके लिए डेल जी का मान निकाला, डेल जी का मान अगर माइनस में आ जाता है तो ये ए और बी आपस में अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, और यदि आपके पास दूसरी बात यह है कि यदि ये डेल जी का मान प्लस में आ जाए तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। और अगर डेल जी का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब है अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी, कि अभिक्रिया साम्य अवस्था में पहुंच गई है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन के आंसर आपका हल आपके पास हो गया है। कौन देगा आंसर? ऊष्मागतिकी। कैसे देगा? ये कहेगा कि आप डेल जी का मान निकालो, इसके फॉर्मूले होते हैं ऊष्मागतिकी, चैप्टर आप 11वीं में पढ़ते हो। तो कहता है डेल जी का मान अगर इसके लिए माइनस में आए तो अभिक्रिया होगी, प्लस में आए तो अभिक्रिया नहीं होगी, और 0 आ जाए तो अभिक्रिया साम्य अवस्था में पहुंच गई है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर है 2 कि इसका आंसर कौन देगा? आंसर नंबर 2 कि अगर अभिक्रिया होगी तो किस सीमा तक होगी, कितने परसेंट पूर्ण होगी। तो इसका आंसर देता है बच्चों साम्य लेसन है, केमिस्ट्री का एक लेसन है जिसको अपने कहते हैं साम्य, इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ये क्या कहता है कि अभिक्रिया तब तक चलती है जब तक साम्य अवस्था ना आ जाए,
साम्य अवस्था ना आ जाए। मतलब अपक्रिया कारक उत्पाद में तब तक बदलते रहते हैं जब तक साम्य अवस्था नहीं आती। जैसे ही साम्य अवस्था आ जाती है अभिक्रिया, उसके बाद क्रिया कारक उत्पाद में बदलना रुक जाते हैं। रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, लेकिन जितनी सांद्रता बदलनी थी उतनी ही बदलेगी। जैसे मान लो अगर क्रिया कारक जो है वो 10 थे, उत्पाद 0 थे, क्रिया कारक घटते घटते 6 आ गए, उत्पाद बढ़ते बढ़ते 4 आ गए, तो साम्य अवस्था जब इस 6 और 4 पर आ जाएगी ना, तो उसके बाद क्रिया कारक उत्पाद में बदलेंगे तो सही, लेकिन क्रिया कारकों की सांद्रता 6 से 5 नहीं होगी। इस बात को अभी मैं कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों बाद बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आप अभी तक सिर्फ दिमाग में यही रखें कि अभिक्रिया किस सीमा तक होगी। इस बात का उत्तर कौन देता है? साम्य अवस्था देती है। अच्छा, साम्य लेसन देता है, और साम्य लेसन क्या कहता है कि अभिक्रिया तब तक होगी जब तक साम्य अवस्था नहीं आ जाती। जैसे ही साम्य अवस्था आ जाएगी वैसे ही अभिक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। उसको हम कहेंगे कि ये जी अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। चलिए, फिर बात आती है कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी या अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो इस बात का उत्तर, आंसर नंबर है बच्चों 3, और इस बात का उत्तर देता है रासायनिक बलगतिकी, रसायन विज्ञान की शाखा जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, या इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो है वो इस बात का उत्तर देती है कि अभिक्रिया किस वेग से पूर्ण होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों यही हमारा चैप्टर है। हम चैप्टर तक पहुंच गए हैं। क्या चैप्टर का नाम है? रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। ये क्या बताता है? अभिक्रिया के वेग को बताता है। ये बताएगा कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। हम ये निकालेंगे कि कोई अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, ये समय हम निकाला करेंगे। ओके बच्चों, ये जो नया चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, ये हम शुरू कर रहे हैं। और इस लेसन को क्योंकि सीबीएसई ने अपना सिलेबस कम किया है, रिड्यूस किया है, ठीक है, तो जो मैं आपके वीडियो के ऊपर टैग जो लगाऊंगा, मतलब थंबनेल जो लगाऊंगा, उस पर मैं लिख दूंगा कि कौन सा टॉपिक सीबीएसई 2020-21 के सिलेबस में है, कौन सा नहीं है। तो आप उस हिसाब से सीबीएसई वाले भी इस लेसन को अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बात शुरू करते हैं रासायनिक बलगतिकी की। ये पूरी कहानी थी लेसन तक पहुंचने की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बना लें इसके शॉर्ट नोट्स। ठीक है बच्चों, शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं, बहुत डिटेल में नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि आपको जैसे मैं लिखता हूं ऐसे ही नोट्स बना लें। डिटेल में आपको बुक ही पढ़नी है, आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं। चलिए देखो बच्चों, नेक्स्ट जो बात है हमारे पास वो है कि आपके पास बात आ गई किसकी? केमिकल काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी की। कहता है कि जो काइनेटिक्स शब्द जो है ना, वो काइनेसिस से बना है। किससे बना है? काइनेसिस से बना है, जिसका मतलब होता है गति। गति क्या होती है? अभिक्रिया की गति। ठीक है, तो काइनेटिक्स शब्द जो है वो काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है गति। इस केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बलगतिकी में होता क्या है कि नंबर एक बात तो हम क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से कारक? जैसे ताप, दाब, सांद्रता व उत्प्रेरक। सांद्रता व उत्प्रेरक, इनके बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इन सब की उपस्थिति में अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में, अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा आ गई बच्चों। क्या? कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी अभिक्रिया के वेग का व
वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन की पहली परिभाषा जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है, आप यहां से याद करेंगे क्या कि हमें 3 चीजें पढ़नी है रासायनिक बलगतिकी में, किसी अभिक्रिया के वेग के बारे में और वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता एवं उत्प्रेरक, ठीक है, एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। चलो बच्चों, आप बार बार एक शब्द काम में ले रहे हैं कि जी अभिक्रिया वेग वेग वेग, तो ये वेग होता क्या है, इसकी बात करते हैं अपने। चलो जी, चैप्टर शुरू हो गया केमिकल काइनेटिक्स और आपने पढ़ ली है इसकी पहली परिभाषा। अब बात आ रही है अभिक्रिया वेग की, जिस पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, अभिक्रिया वेग की। मैं इस पूरे को साफ कर देता हूं। चलिए, आपके पास अब टॉपिक आ गया अभिक्रिया, अभिक्रिया वेग। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, आपको एक देखो, आप मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता लग गया होगा कि हम चैप्टर की शुरुआत एक सामान्य सी बात से ही करते होते हैं। तो अभिक्रिया के वेग की शुरुआत भी एक सामान्य सी बात से करते हैं कि आपके पास एक क्रिया कारक था और वो उत्पाद में बदल रहा था और उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान इस तरीके से लगाते हैं। क्रिया कारक प्रारंभ में 10 थे, उत्पाद 0 थे। थोड़ी देर बाद उत्पाद 1 मोल बन गया तो क्रिया कारक 9 रह गए। उत्पाद 2 मोल बन गए तो क्रिया कारक 8 रह गए। उत्पाद 3 मोल बन गए तो क्रिया कारक 7 रह गए। ये 4 बन गए, ये कितने बच गए? 6। मतलब इनमें से एक एक मोल जो है उत्पाद में बदल रहा है। हम ये कहते हैं कि इस 6-4 पर क्या आ गई है बच्चों? साम्य अवस्था आ गई है, इसलिए हम मान रहे हैं कि अब अभिक्रिया पूर्ण हो गई। साम्य अवस्था कौन सी होती है? जिसके अंदर क्रिया कारक जिस स्पीड से उत्पाद में बदलता है उसी स्पीड से उत्पाद वापस क्रिया कारक में बदल जाता है। मान लो यहां से 1 मोल निकल करके इधर जाए तो ये 5 और ये 5 हो जाए, लेकिन उसी स्पीड से उत्पाद से 1 मोल निकल करके क्रिया कारक में आ जाएगा तो ये वापस 6 और ये वापस 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्रिया कारक और उत्पादों की सांद्रताएं जो है यहां पर क्या हो जाती हैं? सांद्रताएं जो है यहां पर नियत हो जाती हैं। इसी को हम साम्य अवस्था कहते हैं। और साम्य अवस्था पर हम क्या मानते हैं कि अभिक्रिया क्या हो गई बच्चों? पूर्ण हो गई है। ठीक है, तो ये एक अभिक्रिया हो रही थी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको क्रिया कारक घट रहे हैं, उत्पाद बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ क्रिया कारकों की सांद्रता भी बदल रही है और उत्पाद की सांद्रता भी बदल रही है। ये 10, 9, 8, 7, 6, ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर मैं सामान्य वेग की बात करूं, वेग की, मैं आपको स्पीड, जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड की बात करूं, तो आप क्या कहते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी, क्योंकि वो समय के साथ वहां पे दूरी बदलती है। आप 1 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए, तो वहां समय के साथ क्या बदल रही होती है? दूरी। तो आप वहां कहते हो गणित में, जो मैथमेटिक्स के अंदर जो वेग की परिभाषा देते हो, वो कहते हो इकाई समय में तय की गई दूरी को अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां समय के साथ दूरी बदल रही होती है। आप इस अभिक्रिया में बता सकते हैं बच्चों क्या बदल रहा है समय के साथ? देख के बताओ क्या बदल रहा है। अरे बदल रहा है, क्रिया कारक की सांद्रता बदल रही है, उत्पाद की सांद्रता बदल रही है। तो आपके पास अभिक्रिया वेग की परिभाषा आ गई। क्या कि आप कहोगे कि इकाई समय में, इकाई समय में क्रिया कारक, मतलब कि इकाई समय में क्रिया कारक या अभिकारक, जिसको अपने कहते हैं अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग कहते हैं। देखो, आप समय के साथ किसमें परिवर्तन हो रहा है?
क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो आपने यहां पर कह दिया कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, और हम यहां पर कौन सा वेग निकालते हैं? औसत अभिक्रिया वेग निकालते हैं। कौन सा वेग निकालते हैं बच्चों? औसत अभिक्रिया वेग निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है ना बच्चों, वो सांद्रता पर निर्भर करता है कि सांद्रता यहां पर क्रिया कारकों की ज्यादा है तो अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। इसको हम समझेंगे बाद में। ठीक है, टक्कर सिद्धांत आएगा, उसके अंदर सीखेंगे कि क्रिया कारकों की यहां पर सांद्रता ज्यादा है तो वेग ज्यादा है। यहां पर देखो घट गई सांद्रता घट रही है तो वेग भी घट रहा है। लेकिन यहां से यहां तक मैं कुल वेग निकालूं तो कौन सा निकालूंगा? औसत अभिक्रिया वेग निकालूंगा। चाहे शुरू में ज्यादा था बाद में कम था, लेकिन मैं तो पूरा निकालूंगा कि आपने 50 किलोमीटर की दूरी, हो सकता है पहले 10 किलोमीटर तेज चलाया हो बाइक, बाद में धीरे चलाया हो, फिर तेज कर लिया हो, फिर धीरे चलाया हो, लेकिन मेरे को बीच वाले वेग से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि पूरे 50 किलोमीटर जो आपने दूरी तय की है वो औसत किस वेग से तय की है, इस बात से मुझे मतलब है। तो इसलिए मैं यहां पर औसत अभिक्रिया वेग निकाल रहा हूं, और औसत अभिक्रिया वेग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है डेल सी बटा में डेल टी प्लस माइनस। तो ये औसत अभिक्रिया वेग का सूत्र है प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी। अब इसके अंदर आप दो चीजें देख रहे हो, एक तो प्लस, प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है। दो निशान कैसे लिखे? ऐसा नहीं कि ये प्लस डेल सी के साथ है माइनस डेल टी के साथ है, नहीं, ये प्लस माइनस एक साथ है, प्लस माइनस डेल सी बटा में डेल टी। अब प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा? दोनों निशान तो आएंगे नहीं, एक आएगा या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा? देखें कि अगर मैं औसत अभिक्रिया वेग निकालूं, औसत अभिक्रिया वेग, ठीक है, और लगाऊं प्लस, प्लस तो कब आएगा? जब उत्पाद की सांद्रता ली जाए, क्योंकि अभिक्रिया वेग अभिकारक या उत्पाद, इसका मतलब उत्पाद के आधार पर अलग से अभिक्रिया वेग निकाला जा सकता है, क्रिया कारक के आधार पर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर तो मैं उत्पाद को लेकर के अभिक्रिया वेग निकालूं, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, इसलिए जो यहां पर प्लस आएगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन, बटा में समय में परिवर्तन। तो डेल सी क्या था? सांद्रता में परिवर्तन। डेल टी क्या था? समय में परिवर्तन। ठीक है, तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लोगे तो प्लस निशान आएगा। अब आप देखो कि आप उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालोगे कि अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, तो सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा। समय में परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, और आगे लग जाएगा प्लस, तो ये जो है औसत अभिक्रिया वेग आ जाएगा। किसके आधार पर? उत्पाद के आधार पर। लेकिन अगर औसत अभिक्रिया वेग क्रिया कारक के आधार पर निकालोगे, औसत अभिक्रिया वेग, क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है बच्चों? घट रही है। देखो 10, 9, 8, 7, 6 घट रही है ना, तो इसलिए घटने के आगे क्या आएगा? माइनस। तो आप यहां पर क्या लगाओगे? माइनस, और क्या लिखोगे? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक या क्रिया कारक एक ही बात है बच्चों, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब आप देखो कि अभिकारक को अपने आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये एस आप कैसे निकालोगे कि अंतिम सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और अभिकारक का अंतिम समय माइनस अभिकारक का प्रारंभिक समय। ठीक है, आगे निशान किस चीज का आएगा? माइनस का। पूरे का आगे निशान किसका आएगा? माइनस का। तो इस तरीके से इस प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस तब आएगा जब उत्पाद की सांद्रता ली जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। माइनस कब आएगा? जब अभिकारक या क्रिया कारक की सांद्रता ली जाएगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है। ये कैसे लिखाओगे? P2 माइनस P1 उत्पाद की अंतिम सांद्रता माइनस उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता, या क्रिया कारक की अंतिम सांद्रता माइनस क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। ये T2 माइनस T1 अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। चलिए बच्चों,
इस तरीके से आप औसत अभिक्रिया वेग निकाल सकते हो। चलिए, अब एक अभिक्रिया वेग एक और होता है। अभी तो आपने क्या किया था, और अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया वेग की परिभाषा समझ में आ गई। अब हम एक अभिक्रिया वेग निकाल रहे हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों। होता क्या है कि अगर तो आपने ऐसे किया कि मान लो आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, और आप बाइक पे जा रहे हो, आपने शुरू किया तो जो माइलस्टोन जो होता है, जिस पर मतलब पत्थर पर लिखा होता है इतने किलोमीटर, तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रारंभिक लिखा हुआ था 5 किलोमीटर, ठीक है, और जब आप दिल्ली पहुंचने वाले थे तब लिखा हुआ था 55 किलोमीटर। जब आपने बाइक शुरू की तब 9 बजे हुए थे और जब पहुंचे तब 11 बजे हुए थे, ठीक है। तो अब आप औसत वेग कैसे निकालोगे? आप निकालोगे अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, अंतिम 55 और प्रारंभिक 5, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो 55 माइनस 50 5 50 और 11 माइनस 9 कितना हो गया? 2। तो 50 बटा में 2 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपका औसत वेग आ गया। हो सकता है इसमें आपने कहीं धीरे भी चले होंगे, कहीं आप तेज भी चले होंगे, तो हमें तो औसत वेग निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो बच्चों कि आप बाइक चला रहे हो और आपके पीछे जो दोस्त बैठा है वो आपसे पूछ ले कि यार तू बाइक बहुत तेज चला रहा है, देखना स्पीड क्या है, और आपने देखा स्पीड की सुई जो है वो 80 पर है, तो जिस मूवमेंट पर आपने उस घड़ी जो स्पीडोमीटर की सुई देखी और वो 80 पर थी, तो वो उस क्षण पर आपके बाइक की स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो जो उस क्षण जो उसकी स्पीड थी ना, उसको हम कहते हैं तात्क्षणिक स्पीड। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक स्पीड, ठीक है। तो आपके पास तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग क्या होगा कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया वेग को, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया वेग को तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो आपको पता लग गया बच्चों कि अगर तो आप किसी बस जिस क्षण आप स्पीड देख रहे हो उसी क्षण जो स्पीड है वो तो है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, और लेकिन अगर आप कुछ समय की, मान लो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल का अगर आप समय वेग देख रहे हो तो उसको अपने कहते हैं औसत अभिक्रिया वेग, लेकिन उसी क्षण वेग देख रहे हो तो वो है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो इसके अंदर फिर तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे बच्चों। चलिए देखो, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग का सूत्र क्या हो गया? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग ये हो गया आपके पास आ रहा था ना प्लस माइनस डेल सी बटा में डेल टी। अब डेल टी जो है वो टेंस टू 0 है। डेल टी टेंस टू 0 का मतलब कि समय में परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, समय में परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। तो इसलिए अगर समय में बहुत कम परिवर्तन है तो देखो, बहुत कम परिवर्तन को अपने प्रदर्शित करते हैं dt से। जब ज्यादा परिवर्तन, देखो आप डेल ये भी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, d ये भी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। डेल्टा तब लगाया जाता है जब परिवर्तन ज्यादा हो और d तब लगाया जाता है जब परिवर्तन कम हो। और आपको अभी मैंने बताया कि उसी क्षण अभिक्रिया वेग देखना होता है, तो उस क्षण में तो समय में परिवर्तन होता ही नहीं है, तो इसलिए dt और सांद्रता में भी उस समय परिवर्तन बहुत कम आएगा, इसलिए उसको लिखेंगे अपने dc। अब ये होगा dc बटा में dt क्या होता है? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। और औसत अभिक्रिया वेग निकाल रहे थे तो वो डेल c बटा में डेल t होता, ठीक है। तो अभी डेल c बन गया dc और डेल t बन गया dt। क्यों? क्योंकि परिवर्तन कम हो रहा है, कम परिवर्तन हो तो d लगता है। प्लस माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि प्लस तब आएगा जब उत्पाद होगा, माइनस तब आएगा जब क्रियाकारक होगा। क्लियर बच्चों? चलो ये हो गया आपके पास तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। चलो अब
चाहे तो आपके पास तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग हो और चाहे औसत अभिक्रिया वेग हो, वेग की इकाई क्या होती है बच्चों? वेग की इकाई, वेग की इकाई होती है कि ऊपर क्या आ रही है? सांद्रता, और बटा में क्या आ रहा है? समय। ये लो, ठीक है। सांद्रता की इकाई क्या होती है बच्चों? मोल प्रति लीटर, लीटर इनवर्स होती है। ये समय ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समय इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास वेग की इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। समय जो है वो सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, घंटा इनवर्स भी हो सकता है, दिन इनवर्स भी हो सकता है, वर्ष इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये सेकंड इनवर्स होंगे तो इसका मतलब अभिक्रिया तीव्र होगी, बहुत तेजी से चलने वाली अभिक्रिया होगी। और अगर समय दिन इनवर्स हो, वर्ष इनवर्स हो, तो इसका मतलब अभिक्रिया बहुत ही मंद होगी, ठीक है। तो अभिक्रिया तीव्र भी हो सकती है और अभिक्रिया मंद भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके आधार पर समय आएगा, चाहे वो सेकंड में आए, चाहे वो मिनट में आए, चाहे वो घंटे में आए। चलो ओके बच्चों, अब अपने इसका ग्राफ द्वारा निरूपण करते हैं। ग्राफ द्वारा चलिए इसको कर लेंगे अपने तैयार, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। आप ये देख रहे हैं कि समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता पहले ज्यादा होती है और वो धीरे धीरे कम होती है। उत्पाद की सांद्रता पहले कम होती है, वो धीरे धीरे ज्यादा होती है और साम्य अवस्था पर वो लगभग नियत हो जाती है। तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये बढ़ किसकी सांद्रता रही है? उत्पाद की। ये घट किसकी रही है? क्रियाकारक की, ठीक है। ये क्या हो गया? समय। ये क्या हो गई? सांद्रता। एक तो ये ग्राफ पता होना चाहिए। दूसरा देखो कि अभिकारक के आधार पर अपने निकालते हैं। इधर देखो कि ये इस तरीके से यहां पर जीरो, यहां पर समय और यहां पर सांद्रता। किसकी यहां पर किसके ले रहे हैं? अभिकारक के हिसाब से। अभिकारक की सांद्रता तो शुरू में मैंने बताया था 10 होती है, 9, 8, 7 घटती जाती है। तो इसलिए यहां पर इसकी सांद्रता थी अधिकतम और वो समय के साथ घट रही थी, घटती घटती ये वाला ग्राफ आएगा। या ये ध्यान रखना, इसको अपने जीरो कभी नहीं करना। ये जीरो नहीं होगा, यहां टच नहीं करना, ये टच आप करा सकते हो, ठीक है। तो अगर t1 समय पर इसकी सांद्रता कितनी थी? यहां पर R1, और t2 समय पर सांद्रता कितनी थी? यहां पर ये थी R2, ठीक है। तो अगर आपको औसत अभिक्रिया वेग निकालना है, औसत अभिक्रिया वेग निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? ऐसे निकलेगा बच्चों कि अंतिम सांद्रता क्या है? R2 माइनस प्रारंभिक सांद्रता R1, अंतिम समय T2, प्रारंभिक समय T1। ये क्रियाकारक है इसलिए इसके आगे आ जाएगा माइनस, और ये इस तरीके से औसत अभिक्रिया वेग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होगा अभिकारक के हिसाब का ग्राफ। लेकिन अगर उत्पाद के हिसाब से निकालो आप, उत्पाद के हिसाब से, तो ग्राफ कैसे आएगा बच्चों? देखो कि ये मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया, ये लो, ये हो गया आपके पास सांद्रता और ये हो गया समय। किसके हिसाब से ले रहे हो आप? उत्पाद के हिसाब से। और उत्पाद के हिसाब से मैंने अभी बताया कि उत्पाद की सांद्रता तो समय के साथ बढ़ती है, पहले 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ती है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? देखो 0 से शुरू हुआ था तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा और ये साम्य अवस्था पर सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो t1 समय पर उत्पाद की सांद्रता थी P1 और t2 समय पर उत्पाद की सांद्रता है हमारे पास P2, ठीक है। तो इसका औसत अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? अंतिम सांद्रता P2 और माइनस प्रारंभिक सांद्रता P1 बटा में अंतिम समय T2 प्रारंभिक समय T1, ठीक है। निशान आएगा प्लस का क्योंकि उत्पाद है। ये ग्राफ इसलिए क्यों आया? क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता घटती है,
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने ये ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन ये तो औसत अभिक्रिया वेग निकालने का तरीका आया, लेकिन अगर आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग निकालना हो तब आप क्या करेंगे? देखो, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग अगर आपको निकालना हो तो आपने क्या करना है कि उस समय में परिवर्तन तो होगा नहीं ज्यादा, तो आप इस तरीके से बनाएंगे बच्चों। देखो कि आपने मान लो ये बनाया ग्राफ इस तरीके से, ये सांद्रता और ये हो गया समय। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटेगी तो ये लो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये आपको बनाना आएगी। अब आपने क्या करना है कि एक क्षण टी समय पर आपने तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग निकालना है। तो आप क्या करो बच्चों, उस टी समय पर इस ग्राफ लाइन पर एक बिंदु बढ़ाओ और इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचो। ये इस तरीके से क्या आप खींच लोगे, आप स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच लोगे। ये लो, ये आपने यहां पर स्पर्श रेखा खींच ली। ये 0 बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग निकालना है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो आप कैसे निकाल सकते हो? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग आप ऐसे निकाल सकते हो, लंब बटा में आधार करके। लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार जो होता है वो लंब क्या है? ओ ए, आधार क्या है? ओ बी, ठीक है। और ये लंब बटा में आधार को आप क्या कहते हो? tan थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप tan थीटा निकाल करके आप तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। आपको अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग निकालना है तो आप क्या करोगे कि जिस समय पर आपने अभिक्रिया वेग निकालना है, जिस क्षण पर, उस क्षण का क्या करो आप, इस जो सामान्य ग्राफ था उस ग्राफ पर एक बिंदु बनाओगे और इस बिंदु पर लिखो, खींचोगे स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा खींचने पर यहां पर एक त्रिभुज बन जाएगा जिसका नाम होगा AOB। इस त्रिभुज में जो लंब बटा में आधार कर दोगे तो tan थीटा आएगा, और जो tan थीटा होता है वही तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग होता है। तो इस तरीके से आप तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग निकालोगे बच्चों। इस तरीके से आज का एपिसोड इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में अपने और आगे की बातें सीखेंगे। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो, बाय।